नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता आज उपस्थित हूँ लोंजाइनस के उदात्तवाद के साथ। लोंजाइनस अरस्तु के बाद यूनान के दूसरे महान विचारक थे। कुछ विचारक उनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी और कुछ ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी मानते हैं और अब तक लोंजाइनस का समय अनिर्णित ही है। वस्तुतः इस महान विचारक की कीर्ति का आधार एकमात्र ग्रंथ पेरिप्सूस, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में ऑन दी सबलाइम और हिंदी काव्य में उदात्त तत्व के नाम से हुआ। लंबी अवधि तक यह ग्रंथ अंधकार में रहा और 1954 ईस्वी में सबके सामने आया। वस्तुतः लोंजाइनस की कृति पेरिप्सूस का केवल 2/3 भाग ही उपलब्ध है और उसके अंग्रेजी नामकरण के कारण यह भ्रम होता है कि इसका प्रतिपाद्य काव्यगत उदात्त भावना है। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि इसमें उदात्त कला की प्रेरक भावनाओं और धारणाओं का विश्लेषण नहीं, वरन उदात्त शैली के आधारभूत तत्वों का विश्लेषण है और यह मत निर्विवाद रूप से युक्तिसंगत है। पर यह भी पूर्ण सत्य है कि इस ग्रंथ में उदात्तता का विवेचन किया गया है और प्रासंगिक रूप से कला एवं साहित्य विषयक कुछ मूल सिद्धांतों का विश्लेषण भी हुआ है। सामान्यतः लोंजाइनस ने उदात्तता को काव्य की आत्मा माना और उदात्तता का विश्लेषण करते हुए कहा कि अभिव्यंजना की श्रेष्ठता और विशिष्टता का नाम उदात्तता है, जिसके कारण महानतम कवि एवं इतिहासवेत्ता गौरव प्राप्त कर अमर यश के भागी बने हैं। श्रोताओं में केवल प्रत्यय अथवा आनंद प्रदान करना ही उदात्त तत्व का कार्य नहीं, अपितु किसी मंत्र शक्ति की भांति उन्हें अनिवार्य रूप से अपने आप में से ऊंचे उठाकर आनंद अतिरेक की अवस्था को पहुंचा देना उदात्तता है। यानी ऐसा लोंजाइनस का मानना है। निसंदेह जो हमें आश्चर्य की भावना उत्पन्न करता है वह हमें मंत्रमुग्ध कर देता है और यह भाव हमेशा केवल आनंद पैदा करने वाले भाव से कहीं बढ़कर होता है, क्योंकि हमारे विश्वास प्रायः हमारे अपने नियंत्रण में रहते हैं, जबकि उदात्त तत्व के प्रभाव में अपरिमित शक्ति होती है और श्रोताओं के मन को मुग्ध कर देती है। ऐसा लोंजाइनस का मानना है। कुछ विचारक उदात्तता को कला के नियमों के अंतर्गत लाने का प्रयास उचित नहीं समझते और प्रतिभा या उदात्त की प्रवृत्ति को प्राकृतिक ही समझते हैं, पर लोंजाइनस इस मत से सहमत नहीं है। उनका यह कहना है कि यदि औदात्य को किसी नियम और सिद्धांत के बिना अनियमित दशा में छोड़ दिया जाए तो वह अधिक खतरनाक हो जाता है। साथ ही लोंजाइनस उदात्त के लिए 5 गुणों को आवश्यक मानते हैं। पहला, वस्तुबोध या विचार की भव्यता। दूसरा, भाव की उत्कटता एवं सघनता। तीसरा, अलंकारों का उचित प्रयोग। चौथा, शब्द शिल्प की उदात्तता और 5वां, गरिमामय वाक्य विन्यास। तो इन गुणों को उदात्त तत्व के स्रोत या तत्व भी समझा जा सकता है और इसमें पहले जो 2 तत्व हैं, वस्तुबोध या विचार की भव्यता और भाव की उत्कटता एवं सघनता, ये कवि की आत्मदशा से संबंधित होने के कारण आत्मा की महत्ता के अंश हैं और प्राकृतिक होते हैं। बाकी 3 जो है अलंकारों का उचित प्रयोग, शब्द शिल्प की उदात्तता और गरिमामय वाक्य विन्यास, ये तीनों कला की निष्पत्ति होते हैं। और जहां तक इन गुणों के परिचय का प्रश्न है, वस्तुबोध या विचार की भव्यता को लोंजाइनस ने विशेष महत्व दिया और उनका कहना है कि उदात्त उक्ति महान आत्माओं द्वारा ही संभव है। लोंजाइनस का कहना है कि विषय वस्तु विशद हो और उसमें असाधारण शक्ति, वेग, अलौकिक ऐश्वर्य और प्रभाव की क्षमता भी होनी चाहिए और इसके लिए प्रतिभा और महान कवियों के ग्रंथों का अनुशीलन आवश्यक है।
साथ ही लॉन्जाइनस ने प्रेरणा प्रभुत भावावेग को उदात्त का दूसरा तत्व कहा है और भावावेग से उनका अभिप्राय ऐसे आवेग से है जिसके परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा आप ही आप ऊपर उठकर गर्व से उच्च आकाश में विचरण करने लगती है और हर्ष उल्लास से पूर्ण हो जाती है। लॉन्जाइनस ने समुचित अलंकार योजना की आवश्यकता प्रतिपादित करते समय अलंकारों का संबंध मनोविज्ञान से स्थापित किया और उदात्त शब्द शिल्प को आवश्यक मानते हुए यही कहा कि सुंदर शब्द ही वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। यानी लॉन्जाइनस का कहना है कि सुंदर शब्द ही वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। यहाँ पर दो बातें लॉन्जाइनस कह रहे हैं कि पहला, उदात्त उक्ति महान आत्माओं द्वारा ही संभव है और दूसरी बात, सुंदर शब्द ही वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लॉन्जाइनस ने रचना विधान का गरिमामय होना आवश्यक माना है और शैलीगत रचना विधान की तुलना शरीर रचना से करते हुए दोनों को समान कहा है। लॉन्जाइनस का ध्यान उन तत्वों की ओर भी गया है जो उदात्त के विरोधी हैं और उन्होंने चंचल पद गुम्फन, असंयत वाग विस्तार, हीन एवं अशुद्ध अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग आदि को उदात्त शैली के लिए त्यागने योग्य बतलाया है। इसी प्रकार लॉन्जाइनस का यह भी कहना है कि साहित्य का पतन राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि नैतिक कारणों से होता है और यदि साहित्यकार का नैतिक पतन होता है तो साहित्य का स्तर गिर जाता है और इस नैतिक पतन के भी कुछ कारण वे कहते हैं, जैसे कि धन का लोभ, निर्लजता, धृष्टता, ऐश्वर्य की अभिलाषा, अनुशासनहीनता और आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव। इन बातों को वो साहित्यकार के नैतिक पतन के लिए जिम्मेवार मानते हैं। लॉन्जाइनस ने काव्य में रूमानी तत्वों की अधिकता का भी विरोध किया और कला या काव्य में श्रेष्ठता पर विशेष बल दिया और उन्होंने काव्य में कल्पना के योग का विरोध नहीं किया क्योंकि वह कल्पना को कवि प्रतिभा की निर्माणकर्त्री मानते हैं। तो लॉन्जाइनस ने साहित्य की उत्कृष्टता का मानदंड निर्धारित करते समय साहित्य की उत्कृष्टता की एकमात्र कसौटी सर्वयुगीन आनंदात्मता को मानी है और वह आलोचक को यह कहते हैं कि उसमें कवि किस प्रकार से महानुक्तियों को बल देता है वो देखा जाना चाहिए। वस्तुतः यूनानी काव्य चिंतकों में लॉन्जाइनस का उल्लेखनीय स्थान है और उनकी आलोचना पद्धति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण यह है कि उसमें दुराग्रह और पांडित्य प्रदर्शन नहीं है। सामान्यतः लॉन्जाइनस ने साहित्य को उदात्त गुण के महान सिद्धांत का अनुसरण कहा है और आलोचना का मुख्य ध्येय उदात्त गुण की खोज और उसका अनुशीलन माना है और वह उपयोगितावादी सिद्धांत का कट्टर समर्थन न करके केवल आनंदात्मकता के गुण को महत्वपूर्ण मानते थे। तो इस प्रकार पूर्ववर्ती यूनान काव्य चिंतकों की तुलना में अल्प परिमाण में साहित्य सृजन करते हुए भी लॉन्जाइनस का जो यह उदात्तवाद की देन है वह महत्वपूर्ण है और साहित्य में इसको ध्यान में रखा गया और उदात्तवाद को महत्व दिया गया। धन्यवाद।